हेलो दोस्तों, पढ़ाई हो रही है? सारे वीडियो कवर किए कि नहीं लास्ट के? अब हमारा कुछ पेंडिंग था न्यूमेरिकल्स, तो आज हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। किस पे? इम्पैक्ट लोडिंग पे, जो कि हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। गेट में भी, ईएस में भी, एसएससी जेईएन में भी, मेंस में भी, प्री में भी, सिविल में भी और मैकेनिकल में भी। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे एक सिविल का प्रॉब्लम है 2008 का 2 मार्क्स का गेट का। 2008 का 2 मार्क्स का सिविल का गेट का प्रॉब्लम है। तो सिविल वाले ये मत सोचना कि तुम्हारे इम्पैक्ट लोडिंग नहीं है कोर्स में। विदाउट इम्पैक्ट लोडिंग पॉसिबल ही नहीं है कुछ। तुम्हारे डेली लाइफ में इम्पैक्ट लोडिंग बहुत जगह है। मैकेनिकल में तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही, आईसी इंजन के पिस्टन पे गैस के फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिविल में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साइड में क्या लग रहा है? स्नोफॉल हो रहा है, साइड में विंड आ रही है, तो ये पॉजिटिव विंड, यहाँ से विंड आ रही है पॉजिटिव विंड लोड, और उधर से विंड निकल रही है नेगेटिव विंड लोड। तो ये सब इम्पैक्ट लोड ही तो है। यहाँ भी तो विंड की काइनेटिक एनर्जी है। तो बहुत जगह इम्पैक्ट लोडिंग है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। आज मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की अप्रोच बताऊंगा, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम देखते हैं। इम्पैक्ट लोडिंग वाला जिसको ये प्रॉब्लम समझ में उसको नहीं आएगी, जिसने इम्पैक्ट लोडिंग नहीं पढ़ी होगी, तो आपको क्या करना है, इम्पैक्ट लोडिंग का लेक्चर पढ़ना है, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स करनी है, पहले नहीं करनी है, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम देखो। अ वर्टिकल रॉड PQ ऑफ लेंथ L इज फिक्स्ड एट इट्स टॉप एंड P, ठीक है। एक वर्टिकल रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है L, जो कहां से फिक्स्ड है? इधर से फिक्स्ड है। फिक्स्ड एट इट्स टॉप एंड P, इसको P मान लेते हैं, टॉप एंड P, एंड हैज अ फ्लैंज फिक्स्ड टू द बॉटम एंड Q। ये इसका बॉटम एंड है, यहां पे एक फ्लैंज फिक्स्ड है। ये इसका बॉटम एंड है, यहां पे एक फ्लैंज फिक्स्ड है, ठीक है। अ वेट कैपिटल W इज ड्रॉप्ड वर्टिकली, तो यहां पे हम एक वेट बना देते हैं, इसको कैपिटल W बोल देते हैं। इसको हम कितनी h हाइट से इसके ऊपर ड्रॉप कर रहे हैं, इसके ऊपर गिरा रहे हैं, हाइट h ऑन टू द फ्लैंज। तो एक्सियल स्ट्रेस इन द रॉड कैन बी रिड्यूस्ड बाय। प्रॉब्लम समझ में आई? जैसा हमने डेरिवेशन किया था इम्पैक्ट लोड का डेरिवेशन, जहां पे हमने इम्पैक्ट स्ट्रेस की इक्वेशन डिराइव करी थी। क्या इक्वेशन थी? सिग्मा इम्पैक्ट इज इक्वल टू सिग्मा स्टार्टिंग इनटू इम्पैक्ट फैक्टर। ये इक्वेशन निकाली थी वहां से, सिग्मा इम्पैक्ट इज इक्वल टू सिग्मा स्टार्टिंग इनटू इम्पैक्ट फैक्टर। तो वो डेरिवेशन भी इसी के अकॉर्डिंग किया था हमने क्या लिखा था? एक प्रिज्मेटिक रॉड ले ली थी, नीचे एक फ्लैंज लगा दिया था, और यहां पे एक रिंग शेप का वेट था, उसको h हाइट से इसके ऊपर गिरा रहे थे। तो h हाइट से इसके ऊपर गिरा रहे थे, तो ये लोड कौन सा हुआ? इम्पैक्ट लोड हुआ, क्योंकि हाइट है और काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। हाथी वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, इम्पैक्ट लोडिंग का लेक्चर देख लेना इसके लिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। अब ये कह रहा है कि इसमें एक्सियल स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, एक्सियल स्ट्रेस कैसे रिड्यूस किया जाए। एक्सियल स्ट्रेस का यहाँ कहने का मतलब क्या है, इसकी फीलिंग्स को समझो प्रॉब्लम की। एक्सियल स्ट्रेस मतलब इसी की लाइन के अलोंग स्ट्रेस कैसे कम किया जाए। तो इसी की लाइन के अलोंग जो स्ट्रेस आएगा वो है कौन सा? इम्पैक्ट स्ट्रेस है, क्योंकि ये लोड कौन सा है? इम्पैक्ट लोड है। जब h हाइट से इसको गिरा रहे हैं फ्लैंज के ऊपर, तो ये लोड कौन सा है? इम्पैक्ट लोड है। तो कुल मिला के इस प्रॉब्लम का एक लाइन में मीनिंग ये हुआ कि हम इम्पैक्ट स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, इम्पैक्ट स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्लियर? अब ये 4 ऑप्शंस है हमारे पास। पहला ऑप्शन है डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रॉड, रॉड की लेंथ कम करके। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा के। इंक्रीजिंग द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटीरियल, मतलब E की वैल्यू को बढ़ा के, और E किसको बताता है? मटीरियल की प्रॉपर्टी को। इट मींस मटीरियल चेंज करके। क्लियर? और फोर्थ, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रॉड। 4 ऑप्शंस हैं। सिविल 2008 का 2 मार्क्स का गेट का क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है। लेकिन उसके लिए जिसको क्या पता है, जिसको ये इक्वेशन पता है, और ये इक्वेशन कौन सी थी हमारी? W/A, और कौन सा स्ट्रेस था? इम्पैक्ट। 1 + 2h/WL/AE रूट ये।
अब जिसको ये इक्वेशन पता है वो ही इसको अटेम्प्ट कर सकता है प्रॉब्लम को, और कोई नहीं कर सकता अटेम्प्ट। क्लियर? अब इस इक्वेशन में देखो, एरिया को टच नहीं करना है, यहाँ एरिया अपॉन में है, यहाँ एरिया डबल अपॉन में, यहाँ ऊपर चले जाएगा, एरिया ऊपर चले जाएगा, फिर इसका रूट लेंगे, फिर इसका रूट इसमें ऐड करके इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है? तो एरिया को मत छेड़ना कभी भी, इसमें ध्यान रखना, इंपैक्ट में एरिया नहीं छेड़ना है रॉड का। तो एरिया तो हमारा कैंसिल हो गया, तो कौन सा ऑप्शन गया? बी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। ठीक है? अब कौन सा है? लेंथ का ऑप्शन है। लेंथ के दो ऑप्शन है और तीसरा ई का ऑप्शन है। ठीक है? तो हम लेंथ पे बात करते हैं। लेंथ की बात करते हैं तो सबसे पहले इधर देखो, यहां पे लिखेंगे लेंथ। अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करता हूं, लेंथ को अगर बढ़ाते हैं यहां पे, ठीक है, तो यहां अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या है? हमारी डेल स्टैटिक है। अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो डेल स्टैटिक क्या होगा? डेल स्टैटिक क्या होगा? बढ़ेगा। लेंथ बढ़ाएंगे तो डेल स्टैटिक बढ़ेगा, मतलब ये क्वांटिटी बढ़ेगी, और ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये पूरी क्वांटिटी जो कि जिसका नाम क्या है? इंपैक्ट फैक्टर है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। जब नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। तो क्या कम होगा? इंपैक्ट फैक्टर कम होगा। आ रहा है समझ में? तो ये पूरा इंपैक्ट फैक्टर जब कम होगा तो सिग्मा इंपैक्ट क्या होगा? कम होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा इंपैक्ट क्या होगा? रिड्यूस। और वो यही पूछ रहा था प्रॉब्लम में कि कैसे हम इंपैक्ट स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो कैसे कम कर सकते हैं? रॉड की लेंथ बढ़ा के। और हाइट का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हाइट तो एक फिक्स होगी कि भाई हमें इतनी हाइट से गिराना है उसको, दैट इज द फिक्स्ड अमाउंट। तो हाइट को तो छेड़ना ही नहीं है, और हाइट ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है? तो क्या करेंगे हम? लेंथ बढ़ाएंगे। लेंथ बढ़ाएंगे तो ये वाली कंडीशंस आएगी, तो ये पूरा इंपैक्ट फैक्टर कम होगा, तो सिग्मा इंपैक्ट भी क्या होगा? कम होगा। तो किसी भी रॉड की लेंथ बढ़ा के हम इंपैक्ट स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रॉड। 2 नंबर आ गए अपने पास। ठीक है? तो फ्री के 2 नंबर हैं। अब एक और ऑप्शन है इसमें, अब हम ई को भी देख सकते हैं, क्योंकि ई भी एक ही टर्म है इस पूरे में यहां पे। ठीक है? तो ई का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो क्या होगा? यंग्स मॉडुलस का। तो यंग्स मॉडुलस का देखेंगे तो क्या होगा? देखो, यंग्स मॉडुलस में ई की वैल्यू को हम क्या करते हैं? कम करते हैं। ई की वैल्यू को कम करा, ई की वैल्यू कम करी तो डेल स्टैटिक क्या होगा? बोलो, डेल स्टैटिक क्या होगा? बढ़ेगा। भाई ई की वैल्यू यहां कम करते हैं तो ये पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी ना, तो डेल स्टैटिक बढ़ेगा। तो डेल स्टैटिक क्या हो गया? बढ़ गया। अब जब डेल स्टैटिक बढ़ गया मतलब ये नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये पूरा जो इंपैक्ट फैक्टर है ये कम हो जाएगा। तो इंपैक्ट फैक्टर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। अब इंपैक्ट फैक्टर कम हो गया तो सिग्मा इंपैक्ट ऑलरेडी क्या हो जाएगा? अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। तो ई की वैल्यू को कम करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहां जो ऑप्शन था वो इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि गलत है। ठीक है? तो ई की वैल्यू को कम करके भी हम क्या कर सकते हैं? इंपैक्ट स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। इट मींस मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी, मतलब मटेरियल चेंज करना पड़ेगा हमें। तो ये 2 तरीके हैं। तो कभी भी इंपैक्ट स्ट्रेस को कम करने का अगर प्रॉब्लम आता है तो या तो लेंथ को बढ़ा दो या फिर यंग्स मॉडुलस को कम कर दो। माइंड में एकदम सेट कर लो इसको। कभी भी इंपैक्ट स्ट्रेस कम करने का प्रॉब्लम आता है तो लेंथ बढ़ा दो, यंग्स मॉडुलस कम कर दो। इस तरह हम इंपैक्ट स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। आया समझ में? क्लियर? अब जिसको इक्वेशन पता नहीं होगी उससे नहीं होगा ये, तो इंपैक्ट स्ट्रेस का लेक्चर जरूर देखना। ठीक है? अब एक क्वेश्चन और है बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंटरव्यूज में भी पूछता है और वैसे जनरल नॉलेज का भी है और एग्जाम्स में भी आ सकता है। जो बोल्ट्स होते हैं, बोल्ट्स आर मेड लॉन्गर, व्हाई? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिस वन। बोल्ट्स
लंबे क्यों बनाए जाते हैं? बोल्ट्स की लेंथ बहुत ज्यादा बनाते हैं हम, ठीक है। एक तो होता है नट, जो स्क्वायर शेप का भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है। बोल्ट्स होते हैं लंबे, जिस पे नट टाइट होता है, ठीक है, गोल 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 करके। क्लियर? तो बोल्ट्स को लंबा क्यों बनाते हैं? तो बोल्ट्स की लेंथ हम ज्यादा बनाते हैं, तो बोल्ट्स की लेंथ ज्यादा बनाते हैं, दिस इंप्लाइज दैट लेंथ ज्यादा होगी तो क्या कम होगा? क्या कम होगा? अभी पढ़ाया, इंपैक्ट स्ट्रेस क्या होगा? कम। तो बोल्ट्स को लंबा बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? टू रिड्यूस, क्या कम करने के लिए? टू रिड्यूस इम्पैक्ट स्ट्रेसेस ऑन बोल्ट्स, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट स्ट्रेसेस ऑन बोल्ट्स, इसलिए बोल्ट्स को लंबा बनाया जाता है। आया समझ में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस भी देखा हमने, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी देखी, न्यूमेरिकल का सिग्निफिकेंस भी देखा, सब कुछ देखा यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे जैसे आगे प्रॉब्लम्स कराऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा कि इंपैक्ट लोडिंग का क्या पर्पस है, कैसे डिजाइन कर रहे हैं, क्या न्यूमेरिकल्स का सिग्निफिकेंस है, क्यों कर रहे हैं सब, ठीक है। तो ये तो हमारा एक प्रॉब्लम कवर अप हुआ, क्लियर। अब इसके बाद करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम देखो इंपैक्ट लोड की। इंपैक्ट लोड बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल के लिए भी, फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा लगता है। ये देखो प्लंजर के ऊपर वेट लग रहा है, गैस के वेट लग सकते हैं, किसी के भी लग सकते हैं, फ्लूइड्स का प्रेशर लग सकता है इंपैक्ट वे में, ब्लास्ट है, अर्थक्वेक है, सब इंपैक्ट लोड्स के अंदर कवर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, ये एक चैम्बर है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है? एक स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस कितनी है? के। स्प्रिंग की स्टिफनेस है के, स्टिफनेस। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं? एक ब्लॉक लगा हुआ है, उस पर एक डब्ल्यू वेट गिरा रहे हैं एच हाइट से, एक डब्ल्यू वेट गिरा रहे हैं एच हाइट से। तो स्प्रिंग में क्या होगा? स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, स्प्रिंग नीचे जाएगी, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे आएगा, ब्लॉक नीचे आएगा तो स्प्रिंग नीचे आएगी। तो ये लोड कौन सा हुआ? सबसे पहले लोड पहचानना है तुम्हें। तो एक्चुअल में लोड कौन सा है? ये इंपैक्ट लोड है। ये कौन सा लोड है? एच हाइट से गिरा रहे हैं, जहां भी एच हाइट आ गई या काइनेटिक एनर्जी आ गई वो इंपैक्ट लोड होगा। माइंड में सेट कर लो एकदम, ठीक है। तो ये इंपैक्ट लोड का क्वेश्चन है। अब ये इसमें पूछ क्या रहा है इस प्रॉब्लम में? डिटरमिन द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो सकता है। इस वेट को इसके ऊपर गिराएंगे तो स्प्रिंग में कितना डिफ्लेक्शन आ सकता है? मैक्सिमम। तो ये हमें पता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आ सकता है। इंपैक्ट लोड है तो इंपैक्ट डिफ्लेक्शन निकालेंगे हम, डेल इंपैक्ट हमें निकालना है, क्योंकि स्टैटिक तो होगा नहीं मैक्सिमम। मैक्सिमम कौन सा होगा? इंपैक्ट ही होगा, क्योंकि इंपैक्ट लोड है, और इंपैक्ट लोड में डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है, ये हमें पता ही है, क्योंकि वेरी डेंजरस लोड, ठीक है। स्टैटिक में तो चेयर पे बैठ गए तो इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन इंपैक्ट में तो क्या है? उस चेयर पे कूदेंगे हम, जब चेयर पे कूदेंगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा ना। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किसका होगा? इंपैक्ट का। क्लियर? तो इक्वेशन क्या होती है हमारी? न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की अप्रोच बता रहा हूं। सबसे पहले फाइनल इक्वेशन लिख लो। तो फाइनल इक्वेशन क्या होती है? डेल इंपैक्ट इज इक्वल टू डेल स्टैटिक इंटू इंपैक्ट फैक्टर। दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन। अब इसमें हमें निकालना क्या है? डेल इंपैक्ट। और ये डेल इंपैक्ट यहां पर क्या है? डेल मैक्सिमम है, क्योंकि इंपैक्ट ही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनल इक्वेशन लिख लो। अब उसमें जो अननोन है उनको फाइंड करते जाओ, अलग अलग सेपरेटली अननोन को फाइंड करो। फाइनल हमें डेल इंपैक्ट निकालना है। अब हम अननोन को फाइंड करते हैं, तो हम डेल स्टैटिक को अलग निकाल लेते हैं, इंपैक्ट फैक्टर को अलग निकाल लेते हैं। दोनों को अलग निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा स्प्रिंग का। क्लियर? तो मैं आपको यहां पे स्टिफनेस बता देता हूं। स्टिफनेस क्या होता है एक्चुअल में? पहले स्टिफनेस देख लो। स्टिफनेस होता है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। क्लियर? और स्टैटिक में होता है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो यहां से जो डेल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? लोड डिवाइडेड बाय स्टिफनेस। क्लियर? स्टिफनेस क्या होता है? लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन।
मतलब कोई स्प्रिंग है, उसकी स्टिफनेस अगर ज़्यादा है तो उसमें डिफ्लेक्शन लाने के लिए हमें ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्टिफ है, और स्टिफ मतलब ज़्यादा रिजिड है वो, तो लोड ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए। क्लियर? और उसी एक दूसरी स्प्रिंग है, उसकी स्टिफनेस कम है, तो उसमें लोड कम लगाना पड़ेगा उतना ही डिफ्लेक्शन के लिए जितना पहले वाली स्प्रिंग में करना था। क्लियर? तो ये चीज़ है। तो डेल स्टैटिक आ जाएगा, यहां से डेल स्टैटिक आ जाएगा। तो डेल स्टैटिक हमें चाहिए, तो डेल स्टैटिक हम कैसे निकालेंगे? डेल स्टैटिक क्या हो जाएगा हमारा? लोड डिवाइडेड बाय स्टिफनेस, और लोड कितना है? W डिवाइडेड बाय स्टिफनेस कितना है? K। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा डेल स्टैटिक? W हमारा किस में? किलो न्यूटन में। किलो न्यूटन को किस में रखेंगे? न्यूटन में। यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूमेरिकल्स, और वो हमेशा यूनिट्स में तुम्हें घुमाएगा, गेट में हमेशा यूनिट्स में घुमाएगा। तो ये किलो न्यूटन में और स्टिफनेस न्यूटन में, तो इसको किलो न्यूटन को न्यूटन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाय K कितना है? 500 न्यूटन पर mm। तो डेल स्टैटिक कितना आ गया हमारे पास? बताओ। 4000 डिवाइड बाय 500 हो गया। 4000 डिवाइड बाय 500 इज इक्वल्स टू, इससे ये गया, इससे ये गया, तो कितना बचा? ये आ गया हमारे पास 8। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो ये किस में आ गया? mm। डेल स्टैटिक आ गया 8 mm। क्लियर? इतना क्लियर है। अब हमें निकालना इंपैक्ट फैक्टर। तो इंपैक्ट फैक्टर कैसे निकालेंगे? इंपैक्ट फैक्टर की इक्वेशन पढ़ाई थी, पीछे वाले लेक्चर देख लेना। 1 + 2h बाय डेल स्टैटिक रूट। ठीक है, और इंपैक्ट फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 + 2h कितना है? कितनी हाइट से गिरा रहे? 10। और डेल स्टैटिक कितना आया अभी? कितना आया? 8 mm, और इसका रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.87। तो इंपैक्ट फैक्टर कितना आया हमारा? 2.87। क्लियर? और फाइनली हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जो कि कितना है? डेल इंपैक्ट। तो पहले वाली इक्वेशन में रख देंगे हम, डेल स्टैटिक इंटू इंपैक्ट फैक्टर, तो कितना हो जाएगा? डेल स्टैटिक कितना है? 8, और इंपैक्ट फैक्टर कितना है? 2.87। तो आंसर कितना आ जाएगा? सॉल्व करो इसको। यह आएगा अपने पास 22.96 mm। दिस इज द आंसर, 22.96 mm आंसर। अप्रोच समझ में आई न्यूमेरिकल की? सबसे पहले लिख लो इक्वेशन फाइनल, उसमें अननोन अलग अलग सेपरेटली निकालते जाओ और तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद आएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। हर एक प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ इम्पैक्ट लोडिंग। ठीक है, इम्पैक्ट लोडिंग की नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अब, और ये मैकेनिकल में 2017 में पूछी है 2 मार्क्स में, गेट में। सिविल का हमने कर लिया 2 मार्क्स का, अब मैकेनिकल का 2 मार्क्स का गेट का देखो प्रॉब्लम। मतलब इम्पैक्ट लोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम को। अ पॉइंट मास ऑफ 100 kg इज ड्रॉप्ड ऑन टू अ मासलेस इलास्टिक बार। एक पॉइंट मास है 100 kg का, ये रहा, दिस इज द डायग्राम, ये डायग्राम गिवन है आपको। ठीक है, और ये इलास्टिक बार है, मासलेस इलास्टिक बार है, इस पे एक पॉइंट मास 100 kg का हम क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये देखो। और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 100 mm स्क्वायर। इस रॉड का जो एरिया है वो 100 mm स्क्वायर है। लेंथ है इसकी 1 मीटर, लेंथ है इसकी 1 मीटर। ठीक है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है 100 गीगापास्कल। क्लियर? गीगापास्कल तो पता ही होगा आपको, 10⁹ पास्कल। ठीक है, और 10⁻³ मेगापास्कल भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर? फ्रॉम अ हाइट h 10 mm, 10 mm हाइट से इसको इसके ऊपर गिरा रहे हैं, जो फिगर में हमें दे रखा है, और फिगर स्केल के थ्रू बना हुआ नहीं है, मेजरमेंट के थ्रू नहीं है। ठीक है, इफ g इज इक्वल्स टू 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, g की वैल्यू दे दी क्योंकि ग्रेविटी तो एक्ट करेगी डाउनवर्ड फेंकेंगे तो। ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द इलास्टिक बार इज इन mm।
अब ऐसे प्रॉब्लम्स में गेट में ये चीज तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है, ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। कभी कभी आंसर निकल के आता है मीटर्स में और उसको डायरेक्ट लिख देते हैं स्टूडेंट जल्दी जल्दी में, गलत हो जाता है क्योंकि वो रेंज में आएगा ही नहीं। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, आंसर mm में लिखना है यहाँ पे, तभी कंप्यूटर रीड कर पाएगा। क्लियर? अब देखो इधर, तो ये हमें समझ में आ गया कि ये लोडिंग कौन सी है, ये लोडिंग कौन सी है, जब ऊपर से बॉल गिरा रहे हैं इस पे पॉइंट मास, तो लोडिंग इंपैक्ट है। तो गिवन लोडिंग कौन सी है, इंपैक्ट लोडिंग। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, लोडिंग कौन सी है, इंपैक्ट लोडिंग, गिवन लोडिंग इज इंपैक्ट लोडिंग, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, इंपैक्ट लोडिंग है। अब इंपैक्ट लोडिंग में इक्वेशन क्या लिखी थी हमने, ये पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ रहा है, जैसा स्प्रिंग में किया था सेम वही चीज है। मैक्सिमम कंप्रेशन मींस इंपैक्ट, डेल इंपैक्ट, यही तो होगा मैक्सिमम डेल, ये डेल इंपैक्ट इज इक्वल टू डेल स्टैटिक इनटू इंपैक्ट फैक्टर। ये लिख लिया हमने इक्वेशन। ये अप्रोच तुम्हें बताइए न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, इक्वेशन लिख लो सबसे पहले। अब इसमें जो अननोन है डेल स्टैटिक और इंपैक्ट फैक्टर, ये अननोन है, इनको फाइंड कर लेंगे, इधर रख देंगे तो डेल इंपैक्ट आ जाएगा। सिंपल प्रॉब्लम 2 मार्क्स का। क्लियर? तो अब डेल स्टैटिक कैसे निकालेंगे हम, पीछे बहुत पढ़ाया था इंपैक्ट लोड में तुमको, डेल स्टैटिक होता है WL/A। तो यहाँ W कितना होगा, वेट, और वेट क्या है mg, और मास कितना दे रखा है mg इंटू लेंथ डिवाइड बाय AE, और मास कितना है m 100 kg, और g कितना दे रखा है g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेंथ कितनी है, देखो सारी यूनिट mm में रखेंगे हम, क्योंकि एरिया भी किस में mm में, mm स्क्वायर में। E की वैल्यू भी किस में रखेंगे हम, न्यूटन पर mm स्क्वायर में रखेंगे E की वैल्यू भी। ठीक है, तो लेंथ की वैल्यू भी किस में रखेंगे, मीटर है, मीटर को mm में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया 1000 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 100 mm स्क्वायर इंटू, अब E की वैल्यू कितनी है 100 गीगा पास्कल। ठीक है, और 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है 10⁹ पास्कल। ठीक है, और 10⁻³ मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं, ये सब आगे बताऊंगा तुम्हें यूनिट्स। और मेगा पास्कल को क्या लिखते हैं हम, न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं मेगा पास्कल को, तो ये यूनिट कन्वर्जन है। तो E की वैल्यू यहाँ कितनी रखेंगे हम 100, और हमें किस में रखनी है यूनिट, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, क्योंकि सारी यूनिट न्यूटन mm में है। तो 100 इंटू 10⁻³ तो यहां से जो डेल स्टैटिक निकल के आएगा वो आएगा 0.1 mm। सॉल्व करके देख लो इसको, 100 से 100 कैंसिल, इस 100 से ये 100 कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 100 और नीचे कितना बचा 1000, और 100/1000 कितना होगा 0.1 mm। तो स्टैटिक डिफॉर्मेशन कितना आया 0.1 mm। क्लियर? तो ये वाली वैल्यू तो आ गई। अब निकालेंगे इंपैक्ट फैक्टर, इंपैक्ट फैक्टर की इक्वेशन हमें पता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। सबसे सिंपल होते हैं न्यूमेरिकल्स, लेकिन एक बार नींव मजबूत होनी चाहिए थ्योरी की। ठीक है, तो डेल स्टैटिक आ गया। अब निकालेंगे इंपैक्ट फैक्टर। इंपैक्ट फैक्टर की इक्वेशन क्या होती है 1 + 2h बाय डेल स्टैटिक रूट, तो हमारे पास 1 है +1 + 2, h की वैल्यू कितनी है, हाइट 10 mm से गिरा रहे हैं, और डेल स्टैटिक अभी फाइंड किया 0.1 mm, और ये रूट। क्लियर? तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इंपैक्ट फैक्टर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो कितना आएगा, तुम सॉल्व करके देख लेना, मैं आंसर लिख देता हूं। ये आएगा 15.178, ये आ गया इंपैक्ट फैक्टर। क्लियर? अब इंपैक्ट फैक्टर आ गया हमारे पास, तो हमें क्या पूछ रहा है, वो हमसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ रहा है इलास्टिक बार का। मतलब क्या पूछ रहा है, डेल इंपैक्ट पूछ रहा है, यही मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो ये कितना हो जाएगा डेल स्टैटिक इंटू इंपैक्ट फैक्टर। डेल स्टैटिक कितना है 0.1 mm। यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट साथ साथ लिखते जाना न्यूमेरिकल्स के अंदर, इंटू 15.178
हमेशा प्रॉब्लम्स में यूनिट्स लिखते जाओगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी तुम्हारे से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 को इससे इंटू करेंगे तो 1.517 mm। दिस इज द आंसर। और ये हमारा क्या निकल के आया, जो पूछ रहा था मैक्सिमम कंप्रेशन इलास्टिक बार का। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कुछ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन, ठीक है। प्रॉब्लम को देख के घबराना नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को नोटबुक में लिख लो अपनी कॉपी में। मैं इसको समझाता हूँ सबसे पहले। देखो इसको, 15 mm डायामीटर रॉड, ये मेंस में आ सकती है 20 मार्क्स में, ईएस में, एसएससी जेईएन में भी आ सकती है। 15 mm डायामीटर रॉड, 15 mm डायामीटर रॉड एक, और 3 मीटर लेंथ है उसकी, प्रोवाइडेड विद अ रिजिड कॉलर एट इट्स लोअर एंड। मतलब इस तरह की एक रॉड है, ठीक है, और उसके नीचे क्या लगा हुआ है, कॉलर लगा हुआ है, रिजिड कॉलर एट इट्स लोअर एंड। और उस रॉड को कहाँ से टाक रखा है अपन ने, छत से टाक रखा है, छत पे लटका रखा है एक रॉड को। नीचे क्या लगा हुआ है, फ्लैंज लगा हुआ है, एक रिजिड कॉलर या फ्लैंज, उसको सीलिंग से लटका रखा है। इट इज स्ट्रेच्ड बाय अ लोड ड्रॉपिंग फ्रीली बाय ग्रेविटी ऑन द कॉलर, ठीक है। तो एक रॉड है जिसके नीचे फ्लैंज है, उसको छत से लटका रखा है, और अब इस फ्लैंज के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं हम, इस फ्लैंज के ऊपर इस लोड को गिरा रहे हैं। मतलब इस फ्लैंज के ऊपर एक लोड को गिरा रहे हैं ग्रेविटी का प्रेजेंस में, फ्रीली बाय ग्रेविटी कॉलर के ऊपर गिरा रहे हैं इसको, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहा है हमसे, द ग्रेटेस्ट लोड that can be dropped on the collar from a height of 120 mm, ठीक है। तो हम 120 mm हाइट से 120 mm हाइट से हम कितना लोड इस पे गिराएं मैक्सिमम, कि इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो। ये हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इलास्टिक डिफॉर्मेशन में ही काम करता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया तो फेलियर हो गया, फेलियर हो गया तो कंपोनेंट हमारे काम का नहीं है। तो डिजाइन हम हमेशा कब करेंगे, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, परमानेंट नहीं होना चाहिए डिफॉर्मेशन, वो तो फेल हो गया, ठीक है। तो 120 mm हाइट से इस पे कितना मैक्सिमम वेट गिराएं कि इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है, मतलब फेलियर नहीं हो इसमें। क्लियर। एक तो ये चीज पूछ रहा है हमसे फर्स्ट पार्ट में तो, और सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, द ग्रेटेस्ट हाइट from which a 5000 Newton load can be dropped on the collar so that elastic limit stress of 330 Newton per mm square is not exceeded। मतलब ये जो स्ट्रेस की वैल्यू है ये पूरे न्यूमेरिकल के लिए वैलिड है, क्योंकि हमें पता है इससे ज्यादा स्ट्रेस एक्सीड नहीं करना चाहिए इसमें। इससे ज्यादा स्ट्रेस अगर एक्सीड कर जाता है मतलब इसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा और ये फेल हो जाएगा कंपोनेंट। तो वो क्या कह रहा है कि इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब कंपोनेंट सेफ रहना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 330 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज नॉट एक्सीडेड, ई की वैल्यू गिवन है ही। तो वो सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि 5000 न्यूटन का लोड कितनी मैक्सिमम हाइट से इस पे गिरा है कॉलर के ऊपर कि हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो रॉड का। आया समझ में प्रॉब्लम। फर्स्ट पार्ट में तो पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम लोड गिराएं अपन 120 mm हाइट से कि इसका परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो, और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि 5000 न्यूटन का लोड कितनी मैक्सिमम हाइट से इस पे गिराएं कि इसका परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो। तो कुल मिला के हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई। प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू इंपैक्ट लोडिंग। प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, इंपैक्ट लोडिंग से। क्लियर। दिक्कत तो नहीं हो रही, समझ में आ रहा है। कॉपी में न्यूमेरिकल लिख लेना पूरा, मैं इसको मिटाऊंगा फिर सॉल्व करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, इंपैक्ट लोडिंग से। और इंपैक्ट लोडिंग से हमने क्या डेरिवेशन किया था, एक्चुअल में इंपैक्ट लोडिंग हमें एग्जैक्ट रिजल्ट तो देता नहीं है क्योंकि अजम्पशन बेसिस पे है, क्योंकि ये जब इस पे गिरेगा तो कुछ एनर्जी तो रिलीज होगी, हीट की फॉर्म में डिफॉर्मेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन हम ऐसा कुछ मान के नहीं चलते। हम जो डेरिवेशन करते हैं वो हम एनर्जी बैलेंस करके करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करके करते हैं। तो दैट इज द अजम्पशन। बीटेक मतलब अजम्पशन, सब अजम्पशन पे हमें करना है काम, ठीक है।
तो वो अजम्पशन है, लेकिन एक्चुअल चीजें अलग है। तो जो रिजल्ट आएगा वो एक्चुअल से थोड़ा सा वेरी करता है, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो अब हमें कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ग्रेटेस्ट लोड। ठीक है, तो हमारा जो था इससे रिलेटेड हमने एनर्जी जो बैलेंस करी थी, इंपैक्ट लोडिंग के लेक्चर पे जाके देखना, जो एनर्जी बैलेंस करी थी वो क्या था हमारा? वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या था? स्ट्रेन एनर्जी। इसी तरह बैलेंस किया था हमने। और वर्क डन कितना था हमारा? W टाइम्स H प्लस डेल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी कितना था? सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, W टाइम्स H प्लस डेल इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला हम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू पता है हमें 330, E की वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ, वो सब गिवन है। डायामीटर पता है, डायामीटर पता है, तो एरिया निकल जाएगा π/4d स्क्वायर से, एरिया आ जाएगा, लेंथ पता है तो वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर? और W, अब फर्स्ट पार्ट करना है सॉल्व। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? ग्रेटेस्ट लोड पूछ रहा है। हाइट हमें पता ही है 120 mm, और डेल कितना होगा? डेल क्या होता है? सिग्मा L बाई E, WL बाई ए, डेल स्टैटिक, तो डेल कितना होगा? सिग्मा L बाई E। सिग्मा पता है, L पता है, E पता है, तो डेल भी निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो दोनों पार्ट में यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे हम। क्लियर? तो देखें, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे हम, उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। और तुम्हें क्या करना है? पूरा प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना है अब। तो हमें जो जो वैल्यू चाहिए पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? रॉड का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द रॉड। डायामीटर दे रखा है, तो एरिया कितना होगा? π/4d स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? π/4, और d की वैल्यू कितनी है? 15 mm डायामीटर है, 15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 176.71 mm स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया रॉड का। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें निकालना है स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा? स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है कितना? एरिया इंटू लेंथ। तो इसको कितना लिखेंगे? सिग्मा कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? 330 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, E की वैल्यू कितनी है? 2.05 इंटू 10⁵, सारी न्यूटन mm में यूनिट्स। वॉल्यूम, एरिया कितना निकाला हमने? 176.71, और लेंथ कितनी है? 3 मीटर, तो इसको mm में रख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? स्ट्रेन एनर्जी। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, तुम सॉल्व करके देखना घर पे। यह आएगा 140,807.7 न्यूटन mm, क्योंकि सारी यूनिट किस में थी? न्यूटन mm। तो ये आ गया स्ट्रेन एनर्जी, ये आ गया एरिया। इनको मैं यहां लिख देता हूं। एरिया कितना आया रॉड का? ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी कितना आया, जिसको U से डिनोट करते हैं अपन, वो आया 140,807.7 न्यूटन mm। ठीक है, न्यूटन mm है ये स्ट्रेन एनर्जी आ गई, ये पूरी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए? डेल चाहिए। डेल आते ही हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें और आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अपन आगे, इसको मिटा देते हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग रखना है तुम्हें। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा हमारा? सिग्मा L बाई E। अब सिग्मा कितना है? 330, लेंथ कितनी है? 3000, और E कितना है? 2.05 इंटू 10⁵। तो डेल कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा? सॉल्व करेंगे इसको तो
ये आएगा 4.829 mm। तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई, यहां लिख लेते हैं 4.829 mm। तुम्हें मैं तरीके बता रहा हूं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के। फाइनल इक्वेशन लिख ली, इसमें जो अननोन वैल्यूज हैं उनको अलग अलग निकाल के साइड में लिख लो और फिर लास्ट में जाके इसमें पुट करेंगे अपन। तो बहुत ही सिंपल तरीका है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, और न्यूमेरिकल्स बहुत सरल होता है। क्लियर? अब फर्स्ट पार्ट पढ़ो। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है? ग्रेटेस्ट लोड पूछ रहा है। 120 mm हाइट से हम कितना मैक्सिमम लोड गिराएं फर्स्ट पार्ट में। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एनर्जी बैलेंस करें, W टाइम्स H प्लस डेल इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी। अब कितना मैक्सिमम लोड गिराएं, W पूछ रहा है, कितनी हाइट से? 120 mm हाइट से, और डेल कितना निकाला हमने? 4.829, और स्ट्रेन एनर्जी कितनी निकाली? 140,807.7। तो यहां से हमारे पास W आएगा 1123 न्यूटन आंसर। ठीक है, 1128 आएगा। क्लियर? तो ये तुम्हें सॉल्व करके देखना है। मतलब 1128 न्यूटन का लोड हम गिरा सकते हैं कितनी हाइट से? 120 mm हाइट से। तो इस मेंबर में कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, ये मेंबर फेल नहीं होगा। क्लियर? तो इतने लोड पे हम उसकी क्या कर सकते हैं? डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में फर्स्ट पार्ट? तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। इंपैक्ट लोड का जो फॉर्मूला था, सिग्मा इंपैक्ट इज इक्वल टू W बाई ए इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2H बाई WL बाई ए का रूट, वो फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन उससे भी बेटर अप्रोच ये है कि हम बेसिक्स पे चले जाएं, बिल्कुल जीरो पे चले जाएं। वर्क डन इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? एनर्जी बैलेंस तो वही होगा, सेम, वर्क डन इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? 5000 न्यूटन का लोड, 5000 न्यूटन का लोड कितनी हाइट से गिराएं? डेल कितना है और स्ट्रेन एनर्जी कितना है? तो यहां पे क्या पूछ रहा है हमसे? हाइट पूछ रहा है। मतलब कितनी हाइट से गिराएं 5000 न्यूटन का लोड कि इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो। क्लियर? तो यहां से हमारी हाइट निकल के आएगी 23.3 mm। ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। मतलब न्यूमेरिकल समझ में आया? इसमें देखो लोड इसने ज्यादा कर दिया। पहले वाले में लोड आया था 1128, तो हाइट 120 थी, मतलब हाइट के साथ फर्क पड़ रहा है। अब यहाँ लोड ज्यादा है तो हाइट कम आई। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ लो यहाँ पे। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया हमने। जहां भी इंपैक्ट लोडिंग की प्रॉब्लम आती है वहां तुम्हें क्या अप्लाई करना है? वर्क डन इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी, दैट इज बैलेंस्ड। क्लियर? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, उस पर पूछो। एक दो न्यूमेरिकल्स मैं तुम्हें भेज दूंगा या यहाँ लिख देंगे अपन, उसको तुम सॉल्व कर देना, कमेंट में लिख देना या टेलीग्राम पे बता देना। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रांगली तैयार हो चुका है अभी तक का पार्ट। इम्पैक्ट लोडिंग और ये जो टाइम के रेस्पेक्ट में लोड है ये हमने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल देख लिया अच्छे से। ये टॉपिक हो गया स्ट्रांग। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना नॉर्मल एंड शियर लोड। और नॉर्मल एंड शियर लोड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जान है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स करो अच्छे से, फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन वो पढ़ेंगे। क्लियर? थैंक यू।